जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास भाग 4 को देखेंगे और जिसमें हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास भाग 3 में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद तक देखा था, जहाँ पे चाणक्य की नीति से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है। लेकिन उसी बीच जो है उसी के मध्य में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, तो आज हम लोग उनको देखेंगे। विदेशी आक्रमण में ईरानी या हखामनी या पारसीक आक्रमण का पहला शासक साइरस द्वितीय था, जो भारत की धरती पर आक्रमण करता है और ये हखामनी वंश का संस्थापक कहलाता है। हालांकि इसे सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी दराय बहू को भारत में प्रथम सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछेगा कि ईरानी या हखामनी वंश का संस्थापक कौन था, तो साइरस द्वितीय था। और किसे विदेशी आक्रमण में सबसे पहले सफलता किसे मिलती है, तो दराय बहू। ये इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए अब देखते हैं यूनानी आक्रमणकारी महान सिकंदर के बारे में। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था, जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने तक रहा। मित्रों, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण किया था और 19 महीने तक भारत में रहा था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और इसके गुरु का नाम अरस्तु था। मित्रों, ये सिकंदर विश्व विजेता था, महान विजेता था और इसने अपनी पूरे विश्व में अपनी ख्याति को फैलाया हुआ था। इसने सोचा कि क्यों ना भारत की धरती पर चल करके भारत के कुछ हिस्सों को जीत करके अपनी राज्य सीमा में मिलाया जाए। और ये सोच करके ये यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत में प्रवेश करता है और ये सिंधु घाटी की तरफ से खैबर दर्रे से होता हुआ बल्ख बैक्टीरिया को जीतते हुए ये भारत में प्रवेश करता है। खैबर दर्रा दोस्तों आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से होता हुआ ये सबसे पहले आक्रमण तक्षशिला पर करता है और तक्षशिला के शासक आम्भी जो है यहाँ यहाँ का शासक रहता है और इससे सबसे पहले सिकंदर जो है आक्रमण करता है। तो सिकंदर का पहला आक्रमण तक्षशिला के शासक आम्भी के साथ होता है। बाद में ये झेलम नदी को पार करता हुआ झेलम और ब्यास नदी के मध्य में एक प्रदेश पड़ता है। उस प्रदेश के शासक पोरस, जो कि भारत का एक महान योद्धा, वहाँ पे रहता है और उससे जो है इसका युद्ध होता है सिकंदर का, जो कि बहुत महान युद्ध होता है। और इस महान युद्ध में पोरस की जो है हार हो जाती है। हालांकि सिकंदर यहाँ जीत तो जाता है, लेकिन बहुत ही वीरतापूर्वक सिकंदर से पोरस लड़ा था। इसीलिए जो है सिकंदर ने इससे पूछा, जब यह हार जाता है तो इसको बंदी बना लिया जाता है सिकंदर के द्वारा। और सिकंदर इसे पूछता है कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो पोरस जवाब देता है कि जैसे एक राजा के साथ व्यवहार करता है, ठीक उसी तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जाए। इस बात से खुश होकर के सिकंदर ने इसके राज्य को वापस कर देता है, क्योंकि इतना वीरतापूर्वक पूरे विश्व में ये कहीं नहीं लड़ा था। इस भारत में आकर के इस पोरस से जो है इतनी महान पूर्वक ये युद्ध करता है और इससे खुश होकर के ये पोरस के सारे राज्य को वापस कर देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिकंदर एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक पुरुष था जिसका जन्म मरण व अंतिम संस्कार 3 अलग अलग देशों में हुआ। मित्रों, सिकंदर एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक पुरुष था जिसका जन्म मरण व अंतिम संस्कार 3 अलग अलग देशों में होता है। पहला है जन्म मकदूनिया में होता है, जो कि यूरोप में है और 356 ईसा पूर्व में होता है। फिर है मृत्यु बेबीलोनिया में होता है, जो कि एशिया में पड़ता है और 323 ईस्वी पूर्व में हो जाता है।
लेकिन इसका अंतिम संस्कार बेबीलोनिया में न होकर के सिकंदरिया में होता है, और सिकंदरिया आपका अफ्रीका में पड़ता है, और ये 323 ईस्वी पूर्व में इसे जो है अंतिम संस्कार इसका कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण था, वह प्रथम यूरोपीय आक्रमण था। तो दूसरा विदेशी आक्रमण जो है सिकंदर को माना जाता है, और पहला हखामनी वंश के लोगों को माना जाता है जो कि ईरानी वंश के थे। और प्रथम यूरोपीय अगर पूछता है तो आपका सिकंदर हो जाएगा। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेनाओं ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय ब्यास नदी में बाढ़ आ जाती है और ये काफ़ी घायल भी हो चुके होते हैं, जिससे ये ब्यास नदी को आगे पार करके नहीं जा सकते। इसलिए जो है सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लेता है, और वापस लौटते समय ये अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना इसे करना पड़ता है। प्रबल विरोध मालवा तथा क्षुद्र गणों के संघ का होता है। इसमें इस संघर्ष से सिकंदर बुरी तरह से घायल हो जाता है और मालवा अंततः जो है पराजित हो जाता है। हालांकि मालवा में जब युद्ध करता है तो यहाँ पे सिकंदर की विजय तो होती है, लेकिन बहुत बुरी तरह से ये घायल हो जाता है। वहाँ के उस राज्य के सभी नर नारी तथा बच्चे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इस सोच से ये प्रभावित होकर और ब्यास नदी में बाढ़ भी आ जाती है, जिससे इसके सैनिक भी जो है घायल हो जाते हैं, जिससे ये इनके सैनिक जो है आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। और ये सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंच करके सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विजित कर देता है, और विजित करके ये जो है अलग अलग अपने देशों में लौटने के लिए कहते। जल सेना पर नियाकर्ष को जहाजी बेड़े के साथ समुद्र के मार्ग से वापस लौटने का आदेश देता है, तथा स्वयं मकराना के किनारे होते हुए, मकराना आपका जो है राजस्थान में पड़ता है, मकराना के किनारे किनारे स्थल मार्ग होते हुए ये बेबीलोन में पहुंचता है, और बेबीलोन में ही 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, अभी आपने विदेशी आक्रमण में हखामनी वंश के आक्रमण को देखा और यूनानी आक्रमणकारी महान सिकंदर के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम एक नए वंश के साथ, मौर्य वंश के साथ, और चाणक्य की सहायता से, जिसे सहायता मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य को, और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है, मैं उस वंश के साथ पुनः जो है अगले वीडियो में उपस्थित हम होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।